हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ हर्षवर्धन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन का राज ज्योतिष कौन था? प्रभाकर वर्धन का राज ज्योतिष तारक था। तारक ने हर्ष के जन्म पर भविष्यवाणी की थी कि हर्षवर्धन भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने हर्षवर्धन को कविता कामनी कहा है? तो जयदेव ने कहा है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 4 जून 590 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की द्वादश तिथि को हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में बैठा था। प्रारंभ में वह राजभोग नहीं चाहता था, शासक बनना नहीं चाहता था, परंतु भाई की मृत्यु के बाद उसे मजबूरन में गद्दी पर बैठना पड़ा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपने किस नाटक का मंचन अपने दरबार में करवाया था? तो नागानंद का। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शास्त्र विद्या के साथ साथ बांसुरी वादन और लेखन में भी क्या है? श्रेष्ठ था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो रत्नावली नामक पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऐहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, शकलोत्तर पतनाथ किसे कहा जाता है? शकलोत्तर पतनाथ हर्षवर्धन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो प्रसिद्ध नगर मथुरा था। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेनसांग को। अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने हर्ष को साक्षात वाणी विलास कहा है? तो सोठल ने कहा है। किसने कहा है?
सोठल ने हर्षवर्धन को साक्षात वाणी विलास कहा है। क्या कहा है? साक्षात वाणी विलास। अगला प्रश्न है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी थी? तो हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में एरेप्ती का अर्थ क्या है? एरेप्ती का अर्थ है जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? वो भूमि कर था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन से हुआ था। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि में जितना पैदा होता था उसका 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो शीलभद्र था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। अगला प्रश्न है, हर्ष का युद्ध सचिव कौन था? हर्ष का युद्ध सचिव अवंती था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन व वांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के शासक ध्रुवसेन से किया था। अगला प्रश्न है, गृहवर्मन की हत्या किन शासकों ने की थी? गृहवर्मन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर की थी और हर्षवर्धन की बहन राजश्री को इन्होंने कन्नौज के किले में कैद कर लिया था, परंतु राजश्री कुछ समय बाद कन्नौज के किले से भागकर बिंद पर्वत पर चली गई थी। अगला प्रश्न है, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो किसमें है? राजतरंगिणी में। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ कल्हड़ ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की? कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की। अगला प्रश्न है, राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो राजवर्धन की हत्या छल करके शशांक ने की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने साम्राज्य की दक्षिण सीमा कहाँ तक थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की दक्षिण सीमा नर्मदा नदी तक थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किसकी सहायता से अपनी बहन को खोजा था? हर्षवर्धन ने दिवाकर वर्मन की सहायता से अपनी बहन को खोजा था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय चीन का शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समय चीन का शासक ताइसुंग था, जो कि थांग वंश का था। अगला प्रश्न है, कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो उत्पल वंश का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो 643 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो यशोवर्मन का। अगला प्रश्न है, हेनसांग की रचना का क्या नाम है? हेनसांग की रचना का नाम सीयू की है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।